मेरे बिजनेस स्टडीज टॉपर कैसे हो आप? देखो बेटा, बहुत पढ़ा आपने, बोर्ड में अच्छे से पढ़ा, प्री बोर्ड में अच्छे से करा, बहुत बढ़िया कराए। अभी रिजल्ट आने वाला है, 1-2 दिन में बेस्ट आने वाला है। लेकिन लेकिन किंतु परंतु बिजनेस स्टडीज को आसान समझते हुए तुमने सीयूईटी के लिए ठीक से प्रिपरेशन नहीं करी। और अब एग्जाम में बचे हैं कुछ ही घंटे, तो हो सकता है वीडियो तुम रात को देखो या ट्रेवल करते टाइम देखो, या किसी का एग्जाम डेट बाद में है तो वो बाद में देखेगा। अलग अलग बच्चों की अलग अलग एग्जाम डेट है, किसी की सेम भी हो सकती है, किसी की डिफरेंट भी हो सकती है। बट डिफरेंट सेट्स में पेपर लिया जाता है और हर बार पेपर अलग आता है। बट किताब तो वही एक बिजनेस स्टडीज की है ना, टॉपिक तो घूम फिर के वहीं आते हैं। इसीलिए एक पेपर सॉल्व करना भी आपके दिमाग के सारे दरवाजे खोल देगा, सब खिड़कियां खोल देगा, और तुम आसानी से सारे आंसर कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम करने वाले हैं आंसर्स डिस्कस। आंसर आप बताओगे, देखते जाना, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाना, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी यहाँ पे। पॉजिटिव, अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 5 नंबर, और गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। सही के 5 नंबर मिलेंगे और गलत का 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है बेटा। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लेना, इस बार भी हो सकता है कुछ अलग भी दे दे सीयूईटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट स्पेसिफिक एंड डेफिनेट एक्शन इज टू बी टेकन और नॉट टू बी टेकन। तो यहाँ जो है ना बेटा, सबसे पहले तो आपको दिमाग में आ जाता है कि चैप्टर 4 है, प्लानिंग है। नहीं आता है तो स्टेटमेंट पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो रूल, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी एंड प्रोसीजर, और ये है तुम्हारी आंसर की। फटाफट आंसर बताओ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन सा आंसर करेक्ट है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आपका आंसर रूल करेक्ट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से ये हिंदी में है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं यहाँ पॉज करेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे और इसके हिसाब से आंसर कर देंगे। मैंने बाइलिंगुअल पेपर निकाला है। नेक्स्ट, सम टोटल ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे से याद है तुम्हें, तुम्हारे थर्ड चैप्टर का नाम है ये, तुम्हारे थर्ड चैप्टर का नाम है ये बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है बेटा। आंसर बताते जाओ, देखते जाओ फटाफट से, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पोज करेंगे और आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप बहुत तेजी से पढ़ना आपको, क्योंकि आपके पास गिनती के एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। गिनती का एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, जितनी तेजी से पढ़ोगे छोटे क्वेश्चन उतना समय बचा के चलना, और उन्हें केस स्टडी क्वेश्चन में आप हैंडल कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन सा चैप्टर हो गया ये हो गया चैप्टर 12। और यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ हो जाएगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट ही ध्यान देती है, बिजनेस को रोकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस इट्स ओन रिसोर्सेज लॉन्ग। तो ये करेक्ट आंसर ढूंढना है। यहाँ से ए बी सी कौन से वाला है, तो ए बी एंड डी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है बेटा। बिजनेस के अपने रिसोर्सेज तो होंगे ही नहीं, तो वो वाला ऑप्शन नहीं है। आपको साथ साथ आंसर कमेंट में लिखते जाने, बहुत अच्छे से आते होंगे। स्क्रॉल करती जा रही हूँ, 2x पे करके बेशक देख लो, जितनी स्पीड पे तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। म्यूट करके देखना है, म्यूट करके देख लो, बट आंसर दो। और वीडियो के एंड में ये वाली आंसर शीट भी मैं आपको कमेंट में डाल के पिन कर दूंगी, ताकि आप अगर बाद में भी देख रहे हो तो अपने आंसर्स चेक कर पाओ। बट हाँ, उसके लिए आपको कमेंट में मैसेज करना पड़ेगा आंसर की। क्लियर? तो ये आ गया आपका हिंदी मीडियम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हो। इफ द वर्कलोड ऑफ मैनेजर इज मोर देन हिज कैपेसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज ऑफ ऑफलोड द वर्क। अगर उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, उसका काम थोड़ा सा बोझ कम कराने में। ये आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर कौन सा आ जाता है, 5 आ जाता है। और ये आपके क्वेश्चन की आईडी दे रखी होती है ना बेटा, ये आपके क्वेश्चन की आईडी है लास्ट 815। तो इसका आंसर हो जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। याद है डेलीगेशन में आपने क्या सीखा था, जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे देते हो और अपना ओवरलोड कम कर देते हो और रूटीन नेचर के काम उन्हें देते हो, तो ये डेलीगेशन होता है। इसे आप हिंदी में पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। डैश इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज न्यू जॉब्स में बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस है, क्योंकि नई जॉब हमेशा क्रिएट होती है और कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज भी जॉब छोड़कर जा सकते हैं। तो बताओ कौन सा चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, स्टाफिंग चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ आपका स्टाफिंग आंसर आ गया थर्ड। और इसके बाद आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आ गए, अगला क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक मतलब टू रिलेटेड टू मनी। जब लोगों की बात की थी तो सोशल, और जब गवर्नमेंट की बात की थी तो पॉलिटिकल, और जब टेक्नोलॉजी की बात की थी तो टेक्नोलॉजिकल, जब इन्वायरमेंट की बात की थी तो इकोलॉजिकल। और यहाँ बोला इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर जहां आपको इनमें से पैसा नजर आ रहा है,
जहां आपको इसमें से पैसा नजर आ रहा है, जल्दी से देख लो कि आपको पैसा किस में नजर आ रहा है सबसे ज्यादा। तो आपकी इस आंसर की के अकॉर्डिंग है आंसर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 817, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब बोलो मैम इसमें पैसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन बेटा अगला देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो ये आपका कौन सा हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल हो गया। नेक्स्ट क्या है, लेजिस्लेशन पास्ड बाय गवर्नमेंट, रेगुलेशन लेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये पॉलिटिकल हो गया। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांस, साफ साफ दिख रहा है कि टेक्नोलॉजिकल। अब पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज से पैसा आएगा। इसको ऐसे लिंक कर लोगे आप जब कभी कंफ्यूजिंग होता है। फिर आप अगले क्वेश्चन पे आ गए, ये है क्वेश्चन नंबर 818, कंट्रोलिंग इंप्रूव्स। कंट्रोलिंग कौन सा चैप्टर आ गया आपका, आ गया चैप्टर 8। चैप्टर 8 आ गया। कंट्रोलिंग जो है फ्यूचर, कंट्रोलिंग इंप्रूव्स द फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए आप फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हो, तो ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग में, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी में, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ गए, ये जो क्वेश्चन है बेटा मंजू वोज, इसे हम केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, छोटे छोटे केस होंगे, सीबीएसई की तरह बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 819, और 819 के साथ आपका मंजू वॉज शॉपिंग इन अ ग्रोसरी स्टोर, शी पिक्ड अप अ प्रोडक्ट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एफपीओ मार्क। एफपीओ मार्क तो मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर 12 आ गया है, ये क्वालिटी मार्क की बात हो रही है। ऑन द पैकेज व्हाट वाज द प्रोडक्ट इन हर हैंड, उसके हाथ में क्या प्रोडक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। तो उसके हाथ में वो ग्रोसरी स्टोर पे है। अब वो एफपीओ मतलब फूड प्रोडक्ट है, इसको पढ़ो। पिकल जार, शर्ट, बल्ब, गोल्ड नेकलेस, बताओ क्या है खाने की चीज। कितना आसान है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे आसानी से समझ में आ जाएगा कि खाने पीने की चीज कौन सी है। पिकल जार, और ये आपके आंसर की से वेरीफाई हो गया आंसर 1, ठीक है। अब 820 819 पे आ गए हम, 819, ठीक है। 819 हो गया, 820 पे आ गए। 820 ये लास्ट के 3 डिजिट पढ़ रही हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन दैट ब्रिंग द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है जो वापस घूम के आपको प्लानिंग पे ले आता है। एक ही सिक्के के दो पहलू, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग। तो प्लानिंग को वापस कंट्रोलिंग पे ले जाते हैं और कंट्रोलिंग से वापस प्लानिंग पे चले जाते हैं। जो साइकिल घूमता रहता है, प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोलिंग पे खत्म होता है और फिर प्लानिंग से शुरू हो जाता है, तो कंट्रोलिंग आंसर। अभी तक तुमने पूरे के पूरे मार्क्स ले लिए होंगे अगर ध्यान से आंसर के क्वेश्चन के आंसर कर रहे होगे, ध्यान से देखोगे सुनोगे तो आसानी से सारे आंसर कर दोगे, ठीक है बेटा। अब रुके रहना, भागना नहीं है, 40 क्वेश्चन है, 10 तुम ऑलरेडी कर चुके हो और सबके जवाब दे चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट की डिजिट पढ़ रही हूँ, लास्ट की। जब आप अगर आपको कंप्यूटर पे मार्क करना, आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप भी ध्यान रखना, पूरी सीरीज मैच करने मत बैठ जाना, लास्ट की डिजिट जो सेम है उनको छोड़ देना। Compensation refers to all forms to pay rewards going to employees where some payments are direct and some are indirect. इनडायरेक्ट पेमेंट को आप क्या कहते हो। कॉम्पेंसेशन का मतलब है कि एम्प्लॉइज को जो आप पैसा देते हो, कुछ डायरेक्ट होते हैं कुछ इनडायरेक्ट होती है। तो इनडायरेक्ट को क्या कहते हो, देखो बोनस डायरेक्ट है, डेली इंसेंटिव डायरेक्ट है, कमीशन डायरेक्ट है, एम्प्लॉय पेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो आएगा वो डायरेक्ट हो जाए, इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस आप डायरेक्टली उनके हाथ में नहीं दे रहे, उनको सिक्योरिटी के बेस पे इंश्योरेंस करा देते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते जाओ, ध्यान नहीं हटाना, क्योंकि अब तो लास्ट मौका आ गया, अब तो पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फटाफट से देखते जाओ क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका है, डैश इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, और इसका आंसर आपका आ जाएगा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस आपको याद है ना, ऑन टाइम, जब भी ऑन टाइम आप काम पूरा करते हो तो उसे आप क्या कहते हो, इफेक्टिवनेस कहते हो। और इसके बाद आ गया, जब कभी कंफ्यूजन हो जाए तो बाकी ऑप्शंस को भी मैच कर लेना। अब है एपीएमपी, एपीपी एएमपीएम। AMPM is a reputed wristwatch company. AMPM is a reputed wristwatch company. Forcing the changing trend, management of company decided to manufacture smart watches. This feature of management suggests that ये जो AMPM था ना, ये कंपनी स्मार्ट वॉच बना रही है, और इससे मैनेजमेंट की कौन सी फीचर सामने आती है। तो ये देखो आपका आंसर है, जल्दी से बताओ क्या है, कि चेंजिंग ट्रेंड। ध्यान से देखो, ये है कि फोर्सिंग द चेंजिंग ट्रेंड। आपने ट्रेंड को समझ लिया और उसके हिसाब से खुद में चेंज ले आए। जब ट्रेंड को समझ के आप खुद में चेंज ले आते हो तो उसे कहते हैं डायनामिक। क्या कहते हैं, डायनामिक। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, डायनामिक। और फिर आ गए आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यहाँ पोज करके पढ़ लेंगे।
Question number 24. Standardization refers to process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, method, or working condition. The phenomenon of standardization was specified by standardization. याद करो जल्दी से, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स आपने याद किए थे, दादू एसआरसी सीईओ, और टेलर की टेक्निक में आता स्टैंडर्डाइजेशन। तो टेलर का नाम ढूंढ लो, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर 2 था, एफ डब्ल्यू टेलर। थर्ड, चलो यहाँ से आपके आंसर की से मैच कर लेते हैं, 24 का थर्ड बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो आप अभी तक। देख लो कितने मार्क्स आपके आ चुके, 12 से शुरू हुए थे, 13 क्वेश्चन के आप आंसर कर चुके हो, सिर्फ 27 रहते हैं। रुके रहना और देखते रहना, अब भी खत्म हो जाएगा और आपको फाइनल सीयूटी का पेपर करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पोज कर दिया था। अब आ गए अगले क्वेश्चन पे। डैश इज फिलोसफी दैट एम्प्लॉयज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बिकॉज इट प्रोपोगेट द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुलनेस। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, जब भी अपनी पावर आप आगे दे देते हो लोगों को, उनको स्मार्ट समझ के, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। आप याद करो, व्हेन योर फिस्ट इज क्लोज दिस इज सेंट्रलाइजेशन, एंड व्हेन यू ओपन योर फिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर अमंग योर सबऑर्डिनेट्स, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो डेफिनेशन है बेटे, ये डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन है, ये डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है। और इसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लो, इतने आसान है, मुझे तो लगता है बिजनेस स्टडीज से तुम्हें प्यार हो जाएगा और फुल के फुल मार्क्स ले आओगे। A very useful training method has been adopted by many training institutes since long by providing real work environment for training. Type of training is, मुझे नहीं लगता कि ये तुम भूले होगे। याद करो जब मैंने एग्जांपल दिया था हवाई जहाज उड़ाते हुए, क्या सीट पे बैठा देंगे कि चल बैठ जा सीट पे उड़ा, मैं सिखाता हूँ कैसे उड़ाते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में एक आप एटमोस्फेयर क्रिएट करके देते हो, आर्टिफिशियल एटमोस्फेयर, इसी को कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। चलो आंसर की से आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था और फर्स्ट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसी तरीके से आपको मैच करने इस आंसर की से, जिसको चाहिए डीएम कर देना, लिख देना आंसर की, ठीक है, कमेंट में लिख देना। इसके बाद आ गए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट होते जा रहे हैं, देखो सिर्फ 23 क्वेश्चन बचे हैं तुम्हारे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। जहां भी नोट वाला आ जाए उस पर रुक जाना। अब तीन टर्म तो तुम्हें बिल्कुल एक जैसे लगेंगे जो तुमने बार बार पढ़ी है, और एक ही अलग लगेगी। देखो कौन सी तीन एक जैसी लग रही है, क्वेश्चन नंबर 27 है ये, एक ही टर्म आपको बिल्कुल अलग लगेगी जो स्टाफिंग के एस्पेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रेनिंग, अथॉरिटी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। ट्रेनिंग भी, रिक्रूटमेंट भी, सिलेक्शन भी, सारे के सारे कौन से चैप्टर के पार्ट है, स्टाफिंग चैप्टर के। तो आपका कौन सा अलग हो गया, अथॉरिटी अलग हो गया, वो स्टाफिंग में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स आपने याद करे थे, SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। SMLC, जैसे आप SMLC से टकराओगे, यहाँ देखोगे कि कौन सा नहीं है, कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन दे रखा है, कंफ्यूज तो तुम्हें कर दिया था, सी तो दे दिया था, लेकिन कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेशन दे दिया, और ये आंसर आपका हो गया फर्स्ट, और 28 का आपका फर्स्ट ये हो गया आंसर की से मैच। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, ये है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। पारस डेवलप्ड a नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क बिकॉज ऑफ हिज अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। पारस को ने नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग मे हेल्प हिम टू चेंज हिज एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हो, ट्रांसफर कर दो उसको, छुट्टी दे दो, उससे कोऑर्डिनेशन करो। नहीं भाई, उसके अंदर चाबी भर दो, और जब किसी के अंदर हम चाबी भर देते दैट इज मोटिवेशन, और ये आपका हो गया थर्ड, मोटिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपका पूरा हो गया। आ गए आप क्वेश्चन नंबर 30 पे। 12 से शुरू करे थे, 30 पे आगे 19 क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्दी कर लिए, 19 मिनट तो अभी हुए भी नहीं है। डैश एंश्योर्स जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी देखने के लिए आप क्या करते हो। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, और ये है, देखो बेटा, जब स्टैंडर्ड सेट करते हो तो प्लानिंग, और जब एक्चुअल क्या हुआ उसको मेजर करते हो तो कंट्रोलिंग। आपने चेक करा है ना, जब भी चेक करने की बारी आ जाए ना, आप जज करने की बारी आ जाए तो वो कंट्रोलिंग होगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। और आप अभी फटाफट लिख दो कि आपने कितने आंसर सही दे दिए, जल्दी से बता दो। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन फाइल नहीं कर सकता कंप्लेंट, मुझे तो लगता है जिसने फ्री में चीज ली है ना विदाउट एनी कंसेंट, वो नहीं कर सकता। चलो देख लेते हैं ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, एन इग्नोरेंट कंज्यूमर पर्सन हु ऑब्टेन द गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। मिल गया हमारा, सेम सीबीएसई वाली लाइन से, सिर्फ सीबीएसई से पेपर बनता है, तो आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, और इसको मैच कर लेते हैं आंसर की से 31, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फुल मार्क्स दे दो अपने आप को। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पोज करके रोक लेना। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कौन सी एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सारी अच्छी अच्छी बातें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, और कोई ऐसी बात होगी जो थोड़ी सही नहीं लगेगी, वो हम हटा देंगे, वो उसका आंसर नहीं होगा। तो डिजायर टू सक्सीड, इनोवेटिव लीडर, ठीक है। रिस्क एवर्स, मतलब रिस्क तो लिख दिया ताकि तुम्हें लगे रिस्क टेकर है, बट रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क एवर्स है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और आप जल्दी से पहुंच गए हो 32 पे, 32 खत्म हो गया, 33 पे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला थर्ड चैप्टर 13 चैप्टर से लिया गया था, इस बार आपके सिलेबस में 13 चैप्टर नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप वाले क्वेश्चन बेशक रिवाइज ना करना, बट अब सामने आ गया तो इसका आंसर देख ही लेते हैं। कौन सा जो है वो एमरजेंस नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें फ्यूचर सर्टेनिटी आएगा बेटा, बाकी सब लोग उसको सपोर्ट ही करते हैं। इसके बाद dash involves setting objectives, developing appropriate courses of action and providing a rational approach to achieve these objectives. Involves setting objective, जब भी objective set करने की बारी आ रही है, developing appropriate course of action and providing rational approach to achieve these objectives. इन objective को achieve करने के लिए rational approach भी है, तो यहाँ आपका क्या होगा, प्लानिंग, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं अभी, अभी सिर्फ हम सेट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हो बेटा, डैश इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस। सिंक्रोनाइजेशन वर्ड दिखते ही आपको कोऑर्डिनेशन धक्का मारता है, लो आ गया मैं, सिंक्रोनाइजेशन दिख जाए, एसेंस दिख जाए, तो वो कोऑर्डिनेशन होगा। फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेना और अपने आप को कंफर्म कर लेना। और ये देखो आंसर की से मैच हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन ही है, एक एक शब्द आपको आंसर पे पहुंचा देता है। ठीक है बेटे, अगला, और आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि सेम क्वेश्चन भी ना आए, सिंक्रोनाइजेशन आ जाए तो आप कोऑर्डिनेशन को पहचान लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, डैश प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजरियल बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। मैंने क्या है जिससे कि मैनेजरियल बिहेवियर और मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में हेल्प मिलती है, तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, ये था चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये तुम्हारा आंसर की से मैच हो गया। आंसर की देखते जाओ, आंसर लिखते जाओ, जिसको चाहिए होगी प्लीज कमेंट में लिख देना आंसर की, आपकी मेल भी आ जाएगी। और इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप ट्रांसफर या प्रमोशन करके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से पोजीशन फिल कर लेते हो तो क्या नुकसान है, लिमिटेशन, तो देख लो फायदे का है। ये क्या हो गया, जितना जल्दी पढ़ रहे थे उतना लेट हो गए हम, बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। विच क्वेश्चन, वी वर एट क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 पढ़ते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की लिमिटेशन, हाँ ठीक है, हम यहीं पे थे। तो इसमें दिस इज मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, दिस इज मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, यहाँ मत जाना, यहाँ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको यहाँ ऊपर से एबीसीडी में से ढूंढ लेना। ठीक है, एबीसीडी में से ढूंढ लोगे, अब आप देखते जाओ कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 37, और इसमें से आपने देखा स्कोप ऑफ इंट्रोडक्शन इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड, फ्रेश टैलेंट नहीं आए, ये गलत हो गया, ये नहीं है। ठीक है, ये नुकसान हो गया, लिमिटेशन है। एम्प्लॉय मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, ये तो है भाई, मोटिवेट तो होते हैं। फिर है एम्प्लॉय मे नॉट बी चैलेंजिंग टास्क इफ दे आर श्योर टू टाइम बाउंड प्रमोशन। अगर उन्हें पता है एक टाइम के बाद प्रमोशन हो ही जाएगी, तो वो कुछ नया करने के लिए, कुछ मेहनत करने के लिए तैयार नहीं रहते, तो ये सी वाला भी सही है। इंटरनल रिक्रूटमेंट में बूस्ट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं, तो डी वाला तो नहीं है। ये हमने पूछा है लिमिटेशन, हमने फायदा नहीं पूछा, कंफ्यूज मत होना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम मार्क कर लेना कि लिमिटेशन पूछिए, तुम्हें जाना पहचाना लगेगा, तुम डी को भी करेक्ट कर दोगे। अगर लिमिटेशन पूछी या नोट पूछा तो उसको मार्क कर लेना कि भाई मुझे उल्टा सोचना है। तो ए एंड सी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा फ्लो टूट गया हमारा, कोई बात नहीं, दोबारा से एनर्जी में आ जाओ, पानी पी लो थोड़ा सा। फैटिग स्टडी, जब थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो जल्दी से पानी पी लो और वापस आ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड फीचर ऑफ प्रोफेशन, आइडेंटिफाइड फीचर ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, यस मैनेजमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशन, ये है नहीं, ये इसकी तरफ मूव कर रही है। तो हमने पूछा कि किसको हम फ्यूचर प्रोफेशन की फीचर कह सकते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस, थ्योरेटिकल नॉलेज, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन, डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 38 आपका ए, सी एंड डी ओनली। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 38 इसका ए पार्ट, ए, सी एंड डी ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज फीचर ऑफ प्रोफेशन। तो फीचर ऑफ प्रोफेशन में ए, सी और डी, ये हमारा एनटीए ने आंसर दिया है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड ऑन बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव। अब जो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी होना चाहिए, और आप क्या कहते हो? इस क्वेश्चन पे आ गया हमारा क्लैश एनटीए से, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आप आ जाते हो। जब पेपर में ऐसे किसी क्वेश्चन पे क्लैश आ जाए ना बेटा, उसे अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से आप छोड़ सकते हो, देख लेना कितने आए हैं और उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, सारे मत करने लग जाना। प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व डिफाइनिंग द फॉलोइंग। प्लानिंग में क्या क्या आता है? देखो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव आता है, बिल्कुल आता है, और क्या आता है? डिसाइडिंग प्लान, एक्शन, स्ट्रेटेजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आप डिसाइड करते हो, बिल्कुल ठीक है, डिसाइड भी कर लिया आपने। इसके बाद एलोकेट एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज, ये प्लानिंग में नहीं आता, ये ऑर्गेनाइजिंग में आता था। फिर मोटिवेट एंड इंस्पायरिंग पीपल टू परफॉर्म बेटर, ये तो चैप्टर 7 में आता था। तो ए एंड बी आएंगे प्लानिंग में, सिर्फ ए एंड बी आएंगे प्लानिंग में। सारे चैप्टर्स के नाम तो एक बार रिवाइज कर ही लो, की कंटेंट देख लो बेटा उनके। कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारे मल्टीपल ऑप्शन आंसर है, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए ऊपर वाले सीधे सीधे एक एक नंबर के तो फटाफट कराना है, तो सारे 5 नंबर के, बट जो ऊपर वाले हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनसे टाइम बचाना और इनमें लगाना, ठीक है बेटा। तो कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कंट्रोलिंग जो है इंपॉर्टेंट है फॉलोइंग रीजन से। तो इसमें आपने क्या देखा है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्रिएटिविटी नहीं है कंट्रोलिंग में, क्योंकि काम तो हो चुका है, बस आप तो उसे चेक कर रहे हो। कोऑर्डिनेशन हो जाता है और एफिशिएंट यूज हो जाता है। तो बी को छोड़ के ए, सी और डी है, बी को छोड़ के ए, सी और डी फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आप आ गए, 41 पे आ गए, और सिर्फ आपके 63 तक है, सिर्फ 12 क्वेश्चन और रह गए, गिनती के, टिके रहो, देखते रहो। मैच द कॉलम, हार्ड कॉपी तो मिलेगी नहीं पेपर की, यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, किसका कौन सा है, जो सबसे आसान आता है ना उसे सबसे पहले पकड़ लेना। जैसे इक्विटी टू एंश्योर ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, डिसिप्लिन, तो उसको फाइनल उसको देखना कि किससे मैच हो रहा है, और उसके हिसाब से आगे बढ़ जाना। अब मैच द कॉलम की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आंसर नहीं बता रही हूँ मैं इसके आपको। अगला है स्ट्रेटजी, मेथड, प्रोग्राम, प्रोसीजर, ये चैप्टर 4 के पार्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, तो टाइप्स ऑफ प्लान पक्का रिवाइज कर लो, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। आंसर की चाहिए तो जल्दी से मुझे बता देना किस किस को आंसर की चाहिए, आपके पास पहुंच जाएगी। और इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आ गए। कौन सा हमने मिस तो नहीं कर दिया कोई इंग्लिश में? ये रहा, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, दिस इज पेस्टल, चैप्टर 3 से, मैक्रो फैक्टर्स। और पेस्टल अभी भी समझाया था मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। और इसके बाद आप आ गए हो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आपको याद होगा ए, बी, सी, डी, ई, ई, ओ, ये की लेटर्स के साथ मैंने सारी इंपॉर्टेंस समझाई थी ऑर्गेनाइजेशन की, सब पढ़ लेना। तो सीधे सीधे टॉपिक सारे, कुछ घुमा फिरा के नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अगर आपने कर लिया तो, अब तो कुछ नहीं करी, कुछ ही घंटे बचे एग्जाम में। तो फिर ये वाला पेपर ध्यान से सुन लो और देख लो इसको, इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। इसके बाद आ गए बेटा SMLC, क्या है ये? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, इसका आंसर देख लेना क्या आएगा। और इसके बाद आप आ गए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। ये होते हैं सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस के स्टेप्स को अरेंज करना है। तो इसका मतलब आपको सारे प्रोसेस पढ़ लेने चाहिए, बुक में बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, स्टाफिंग प्रोसेस है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है, थोड़े से गिने चुने प्रोसेस है, उनको पढ़ लो तो वो क्वेश्चन पेपर में जरूर जरूर आएंगे प्रोसेस, ठीक है। तो आपने स्टेप को अरेंज करना है, पहले यहाँ पे 1 2 3 खुद लिखना और फिर आंसर देखना, अगर आंसर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आ गए, अरेंज द फॉलोइंग इन स्टाफिंग प्रोसेस। देखो ऊपर भी एक प्रोसेस है, यहाँ भी एक प्रोसेस है, और गिनती के प्रोसेस है, करो, पेपर में आने ही आने हैं, क्यों छोड़ना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन, तो ये मोटिवेशन के लिए स्टेजेस हो गई, अनसेटिस्फाइड नीड थी, फिर तुमने बिहेव ड्राइव आई थी, फिर सर्च बिहेव करा था, फिर रिडक्शन हो गई थी टेंशन में,
और इसके बाद आप आ गए क्वेश्चन नंबर 49 पे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। आगे आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो बुक में जितने प्रोसेस है भाई 5 स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे, और पांचों तो प्रोसेस आपकी बुक के ये सेम प्रोसेस, तो वो तो डायरेक्ट आने ही आने हैं। इतना आसान है ना बिजनेस स्टडीज में स्कोरिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आ गया तुम्हारे सामने, सारे चैप्टर के प्रोसेस बिल्कुल सामने सामने आ गए, और इसी पेपर से तुम ये स्टेप्स याद कर लेना, इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, सही आंसर लेके सामने देख के, ठीक है। 1 घंटे में आपका पूरा पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमने किया था आर्ट साइंस, आर्ट और साइंस, ठीक है। तो ये फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन वाला नहीं था, हमारा फुल्ली आर्ट था। अब इसके बाद आगे कॉम्प्रीहेंशन, शफल्ड, सब क्वेश्चन शफलिंग अलाउड, यस ग्रुप कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, नो पैटर्न टाइप, नॉन मैट्रिक्स। इसको ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस को, सीधे आंसर अटेंड करने मत चले आना। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने नहीं बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, तो क्या बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना है बेटा, बट कब पढ़ना है? पहले ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अरे तुम्हें पता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उसी में से तो एक नहीं है कॉम्पोनेंट, सीधा आंसर आ गया, क्यों जाना पैराग्राफ पे। व्हाट डज लेबलिंग प्रोवाइड टू कस्टमर, लेबलिंग से क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं लगे कि यार रिलेट हो रहा है तो जाके ऊपर पैसेज पढ़ के आना, टाइम बच जाए बाद में चेक कर लेना। व्हाट इज एरोमा कॉफी हाउस प्राइमरी ब्रांडिंग फोकस, यहाँ आपको पैराग्राफ पढ़ के आना पड़ेगा, लेकिन इस बात पे ध्यान देते हुए कि हम देखने जा रहे हैं कि ब्रांडिंग क्या है। जब ब्रांडिंग देख के और उसे ढूंढने जाओगे ना पैराग्राफ में, तो आसानी से मिल जाएगी, बिना किसी मोटिव के पैराग्राफ पढ़ोगे तो यूजलेस हो जाएगा वो। अब अगला क्वेश्चन आ गया, विच मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किस में आती है यार? प्रमोशन में आती है, तुम्हारे पड़ोसी अंकल से पूछ लो, जिसने बीएससी नहीं पढ़ी वो भी बता देंगे, ठीक है, प्रमोशन में आती है। व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग डज एरोमा कॉफी हाउस यूज, कौन सी पैकेजिंग करता है? इसके लिए आपको देख के आना पड़ेगा पैराग्राफ, तो फटाफट पैकेजिंग को दिमाग में रख के आना और पैराग्राफ से ढूंढ लेना, ये आंसर हो गया। और कोई बच्चे हिंदी पढ़ने में ज्यादा तेज है तो वो हिंदी पढ़ लेना, यहाँ से एक साथ आएंगे आपके हिंदी इंग्लिश। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप, मुझे लगता है अभी जंग जीत चुके हो। लास्ट एक पैराग्राफ और बचा है, पैराग्राफ सीधा पहले नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट इज, आंसर की जिसको चाहिए प्लीज बता देना, मैसेज कर देना, आपकी मेल पे आ जाएगी। व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आ गया आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, याद है आपको? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ा था आपने, उसका फॉर्मूला भी किया था आपने। उसके बाद विच प्रोसेस इवेल्युएट द वायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कौन से प्रोडक्ट किससे आपका लॉन्ग टर्म वायबिलिटी आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ अ कंपनी इज एसेंशियली नोन एज, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब आप क्या कहोगे? सब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन है। व्हाट डज ग्रीन टेक प्रायोरिटाइज इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको ऊपर जाना और केस स्टडी पढ़ के आनी है, और फिर आप आंसर दे दोगे विच कंपोनेंट नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन टेक, इसके लिए भी केस स्टडी पढ़ के आओगे और आंसर दे दोगे आप। और फिर आपका अगला एक लास्ट पैराग्राफ आ गया, शायद ये लास्ट ही होना चाहिए। हाँ, इसमें है क्वेश्चन आपका, यहाँ हमने मिस तो नहीं कर दिया इंग्लिश वाला? अच्छा, उसी के क्वेश्चन हिंदी में जो हमने अभी अभी ग्रीन टेक पढ़ा था, और यहाँ हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट। अभी देखते हैं रिकॉर्डेड सेशन में कि कितने मिनट में पेपर पूरा हो गया। और आई होप कि तुम्हें अपनी पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज याद आ गई होगी जो तुमने पूरे साल पढ़ी है। इतनी स्पीड इसलिए बना के रखी है इस वीडियो में, ताकि तुम्हारे अंदर अपनी पूरी एनर्जी दे पाऊं कि यस बेटा पूरे साल तुमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पे हार मत मानना, बहुत अच्छे से अपना सीयूटी का पेपर अटेम्प्ट करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, जिसका पेपर अभी कल नहीं है ना, या आज नहीं है अभी, अगर तुम सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो तो फिर बाकी वीडियो भी कंटिन्यूएशन में आती रहेंगी, बट आपको मैसेज करना पड़ेगा, उस मैसेज के हिसाब से हम बाकी वीडियोस डालेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।